जरा सोचिए उस दिन के बारे में जब कोई इंसान अपनी जिंदगी के 60 या 65 साल पूरे करके रिटायर होता है। मतलब एक दिन पहले तक वो इंसान अपने घर का या अपनी कंपनी का पूरा डिसीजन मेकर होता है। बिल्कुल। वो रोज सुबह उठता है, जिम्मेदारियां निभाता है और घर की इकोनॉमी को चलाता है। हाँ, और अगले ही दिन अचानक से समाज और कभी-कभी उसका अपना परिवार भी चुपचाप उसे एक आश्रित या कह लें डिपेंडेंट के खांचे में फिट कर देता है। एकदम सही कहा आपने। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी स्मार्टफोन की बैटरी रातों रात 100% से गिरकर सीधे 10% पर आ गई हो और अब उसे बस एक किनारे चार्जिंग पर लगा दिया गया हो। ये आज के दौर की सबसे कड़वी और शायद सबसे ज्यादा अनदेखी की जाने वाली सच्चाई है। देखिए, हमने इंसानी अहमियत को ना पूरी तरह से उसकी इकोनॉमिक यूटिलिटी यानी उसकी आर्थिक उपयोगिता के साथ जोड़ दिया है। यानी जब तक आप सिस्टम में पैसा या प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं तब तक आपकी वैल्यू है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक आप कमा रहे हैं तब तक आप जरूरी हैं। और यही बात हमारी आज की इस गहन चर्चा के केंद्र में। आज हम अपने सोर्सेज के जरिए इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि वृद्धावस्था में जो सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती आती है ना, वो कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। हाँ, वो खुद को अदृश्य या इनविजिबल महसूस करना है। बिल्कुल। जब इंसान की फिजिकल और इकोनॉमिक पावर कम होती है तो उसे लगने लगता है कि अब उसके पास अपने लोगों को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो आज का हमारा मकसद यही समझना है कि इस सोच को कैसे बदला जाए। और इस विषय की गहराई में जाने से पहले हमें ये भी समझना होगा कि ये क्राइसिस कोई रातों रात पहला नहीं हुआ है। हाँ। अगर हम पुराने कृषि आधारित समाजों को देखें तो वहां बुजुर्गों की उपयोगिता उनके अनुभव से तय होती थी। हाँ, उन्हें पता होता था कि मौसम कब बदलेगा या फसल कब बोनी है। वे कम्युनिटी के सबसे अहम हिस्से थे। सही कहा। लेकिन आज की इस टेक्नोलॉजी से चलने वाली सोसाइटी में जहां हर 6 महीने में एक नया सॉफ्टवेयर आ जाता है, वहां बुजुर्गों का वो पुराना ज्ञान यूटिलिटेरियन नजरिए से आउटडेटेड लगने लगता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में उनकी अहमियत खत्म हो जाती है? दिलचस्प बात यह है कि इस बेहद आधुनिक क्राइसिस का जो सबसे सटीक मनोवैज्ञानिक जवाब है वो हमें हमारे सोर्सेज में दी गई हजारों साल पुरानी एक कथा में मिलता है। माता शबरी की कथा। जी हाँ, जो लोग इस विषय को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं उन्हें शबरी और राम और उनके जूठे बेरों की कहानी के बेसिक प्लॉट्स तो पता ही हैं। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध कहानी है। लेकिन आज हम इसके प्लॉट की नहीं बल्कि इसके पीछे काम कर रहे उस मैकेनिज्म की बात करेंगे जो आज के इस बाइनरी सिस्टम को पूरी तरह से चुनौती देता है। बिल्कुल, और इस कथा में सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात शबरी का इंतजार है। मतलब जब उनके गुरु मतंग ऋषि ने कहा कि एक दिन राम आएंगे तो शबरी ने उस बात को सच मान लिया, बिना किसी फिक्स तारीख के। हाँ, कोई तारीख नहीं थी, कोई कैलेंडर नहीं था। मैं आपको यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगा। अगर हम इसे आज के प्रैक्टिकल और लॉजिकल नजरिए से देखें तो क्या ये एक तरह का भ्रम नहीं था? आप ऐसा क्यों सोचते? मतलब कोई गारंटी नहीं है कि कोई आएगा या नहीं और आप दशकों तक रोज सुबह उठकर अपना रास्ता साफ कर रहे हैं, कांटे हटा रहे हैं। हाँ, आज के समय में तो लोग यही कहेंगे। बिल्कुल। आज के दौर में अगर कोई ऐसा करे तो हम कहेंगे कि ये इंसान अपना समय बर्बाद कर रहा है और इसे किसी प्रोडक्टिव काम में फोकस करना चाहिए। और यही तो वो बुनियादी अंतर है जो हमें समझना है। देखिए, मनोविज्ञान में कॉन्सेप्ट होता है जिसे एजेंसी कहते हैं। एजेंसी मतलब अपने फैसलों पर अपना कंट्रोल? जी बिल्कुल, अपने वजूद और अपने फैसलों पर अपना कंट्रोल महसूस करना। आज के समय में हम ऐसे इंतजार को समय की बर्बादी मानते हैं, लेकिन शबरी का इंतजार पैसिव नहीं था। वो सिर्फ बैठकर रो नहीं रही थी। सही कहा। इसे हम एक्टिव वेटिंग या सक्रिय इंतजार कह सकते हैं। रोज रास्ते से कांटे हटाना और ताजे बेर चुनना दरअसल उनका अपनी एजेंसी को बनाए रखने का तरीका था। वाकई ये एक्टिव वेटिंग वाला पॉइंट बहुत नया और इल्यूमिनेटिंग है। हाँ, वे अपने खालीपन को एक अर्थ या मीनिंग दे रही थी। लेकिन जब असल में राम और लक्ष्मण वहां पहुंचते हैं ना, तब कहानी में जो फ्रिक्शन आता है वो मुझे आज की जनरेशन गैप जैसा लगता है। शबरी के पास कोई बड़ा महल या 56 भोग नहीं थे। उनके पास सिर्फ जंगल के बेर थे। और वो हर बेर को पहले खुद चखती हैं ताकि कोई खट्टा फल राम तक ना पहुंचे। हाँ, और लक्ष्मण का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आज के किसी भी लॉजिकल इंसान का होगा। वो इसे अशुद्ध मानते हैं। क्योंकि लक्ष्मण इस पूरी कहानी में ना प्योर लॉजिक, रूल्स और यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो देख रहे हैं कि क्या दिया जा रहा है। बिल्कुल, यानी झूठा फल। वो दुनियावी नियमों के चश्मे से देख रहे हैं कि यह भेंट अशुद्ध है और अनुचित है। तो राम का नजरिया इस लॉजिक को कैसे बाईपास करता है?
राम का नजरिया इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेंशन को रिप्रेजेंट करता है। राम उस कृत्य के पीछे के मैकेनिज्म को डिकोड कर रहे थे। वो ये समझ रहे थे कि शबरी कोई न्यूट्रिशन या कैलोरीज नहीं दे रही हैं। तो वो असल में क्या दे रही थी? शबरी ने दरअसल दशकों का अपना धैर्य, अपनी अनवरत आस्था और सबसे बड़ी बात अपना भाव भेंट किया था। भाव मतलब एक ऐसा इरादा जो किसी भी तरह के स्वार्थ या ईगो से मुक्त हो। हाँ बिल्कुल, आर्थिक उपयोगिता से भी पूरी तरह मुक्त। राम का उन झूठे बेरों को एक राजसी दावत की तरह स्वीकार करना इस बात का डिक्लेरेशन था कि जब इंटेंशन या भाव अपनी चरम सीमा पर होता है तो भौतिक वस्तु की इकोनॉमिक वैल्यू शून्य हो जाती है। ये थ्योरी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन चलिए इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में टेस्ट करते हैं। हम उस प्राचीन जंगल से बाहर निकलते हैं और आज के एक मॉडर्न घर में चलते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही मार्मिक और रियलिस्टिक केस स्टडी दी गई है। एक परिवार है जहां एक युवा लड़का अपने जन्मदिन पर खुद के लिए एक लेटेस्ट हाई एंड लैपटॉप खरीदता है। वो अपने दोस्तों के साथ एक महंगी पार्टी करता है। और उसी घर में उसकी दादी हैं जिन्हें आर्थराइटिस की समस्या है। जी, वो उसे अपने कमरे में बुलाती हैं और उसे एक हाथ का बुना हुआ स्वेटर और 500 रुपए का एक मुड़ा तोड़ा पुराना नोट देती हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि वो इस बात को लेके गिल्टी फील कर रही हैं कि वो उसे कोई फैंसी गैजेट नहीं दे पाई। और ये जो गिल्ट है ना, यही हमारे समाज की सबसे बड़ी नाकामी का सबूत है। हमने उस दादी के दिमाग में ये बात डाल दी है कि चूंकि वे अब कोई बड़ा पैसा नहीं कमा रही, उनके काम की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, इसलिए घर में उनकी अपनी अहमियत भी कम हो गई है। बिल्कुल। पर थोड़ा रुकिए, मैं यहाँ डेविल्स एडवोकेट का रोल प्ले करना चाहूंगा। क्या हम इन चीजों को कुछ ज्यादा ही रोमांटिसाइज नहीं कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर हम असली दुनिया की बात करें तो वो महंगा लैपटॉप उस लड़के को कोडिंग सीखने में, नई स्किल्स डेवलप करने में या करियर बनाने में मदद करेगा। हाँ, उसकी एक रियल वर्ल्ड यूटिलिटी है। कभी नहीं, क्योंकि आजकल का फैशन अलग है। वो सिर्फ एक सेंटिमेंटल ऑब्जेक्ट है। तो हम इन दोनों चीजों की वैल्यू को प्रैक्टिकली एक ही तराजू पर कैसे तोल सकते हैं? देखिए, आप वैल्यू को सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल टूल की तरह देख रहे हैं। ये सच है कि लैपटॉप की एक फंक्शनल यूटिलिटी है। हाँ, वही तो मेरा पॉइंट है। लेकिन वो एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है। 3 या 4 साल बाद उसका हार्डवेयर आउटडेटेड हो जाएगा, उसकी बैटरी खराब हो जाएगी और वो ई वेस्ट बन जाएगा। ये तो है। लेकिन वो स्वेटर कोई सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है। जब कोई बुजुर्ग अपनी आर्थराइटिस से सूजी हुई उंगलियों से लगातार 1 महीने तक रोज फंदे बुनता है ना, तो वो दरअसल ऊन नहीं, अपना समय और अपना फोकस इन्वेस्ट कर रहा होता है। मतलब वो एक बहुत ही पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। हाँ, इसे एक तरह का स्लो लव कह सकते हैं, जो किसी भी फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं हो सकता। स्लो लव, ये एक्सप्रेशन मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म ये है कि इंसान का दिमाग इवोल्यूशनरी तौर पर गहरे इमोशनल कनेक्शंस के लिए वायर्ड है, सिलिकॉन चिप्स के लिए नहीं। वाकई बहुत गहरी बात कही आपने। दादी हर फंदे के साथ अपने पोते के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए एक प्रार्थना बुन रही थी। ये उनका अपना भाव था। और जो 500 रुपए का नोट उन्होंने दिया, उसका क्या? वो कोई इकोनॉमिक कैपिटल नहीं है, वो एक सिंबॉलिक कैपिटल है। वो उनके पास बची हुई थोड़ी सी इंडिपेंडेंस का हिस्सा है, जिसे वो खुशी खुशी अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर रही हैं। ये पूरी तरह से आज के समय के झूठे बेर हैं। मतलब हम चीजों को उनकी प्राइस टैग से जज करने के इतने आदी हो गए हैं कि हम उसके पीछे की इमोशनल लेबर को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल। लैपटॉप की कीमत पैसों में चुकाई गई थी, लेकिन स्वेटर की कीमत शारीरिक दर्द, समय और प्रार्थनाओं में चुकाई गई थी। ये पॉइंट वाकई हिट करता है। हाँ, और यही हमें समझना है। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा व्यावहारिक सवाल आता है। अगर मान लें कि बुजुर्गों का ये भाव बहुत कीमती है, तो यूथ का जो रिएक्शन होता है उसे हम कैसे जस्टिफाई करें? आप किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं? अक्सर देखा जाता है कि जब बुजुर्ग इस तरह के जेस्चर्स करते हैं तो युवा पीढ़ी बहुत जल्दी में होती है। थैंक्स दादी कहा और दरवाजे से बाहर। कानों में हेडफोन्स लगे हैं और स्क्रीन पर नजर है। हाँ, और इसी रवैये की वजह से बुजुर्ग खुद को और ज्यादा रिजेक्टेड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी दी हुई चीज की और एक्सटेंशन में उनके खुद के वजूद की कोई जगह इस नई दुनिया में नहीं बची है। लेकिन मैं यहाँ युवाओं को पूरी तरह से विलन नहीं मानना चाहूंगा। ऐसा क्यों? मुझे नहीं करता कि कोई भी युवा जानबूझकर अनग्रेटफुल होना चाहता है। असल प्रॉब्लम यह है कि आज की दुनिया की रफ्तार ही कुछ ऐसी है। ऑफिस का स्ट्रेस है, EMI भरनी है, लगातार बदलते हुए टारगेट्स अचीव करने हैं। हाँ, वो भी अपनी जगह सही है। तो ये जो घरों के अंदर जनरेशनल फ्रिक्शन देखने को मिलता है, ये
इंटेंशन का नहीं बल्कि स्पीड का क्लैश है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। सोशियोलॉजी में इसे जेनरेशनल टेम्पोरल डिसोनेंस कहते हैं। जेनरेशनल टेम्पोरल डिसोनेंस, इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है समय को महसूस करने के तरीके में पीढ़ियों का अंतर। हमारी पूंजीवादी सोच ने हमारे दिमाग को ये ट्रेन कर दिया है कि अगर आप खाली बैठे हैं या कोई काम धीरे कर रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। युवाओं की जिंदगी एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रही है। और दूसरी तरफ रिटायरमेंट के बाद बुजुर्गों का समय एक ठहरी हुई लय में आ जाता है। वो सुबह का अखबार आराम से पढ़ते हैं, चाय धीरे धीरे पीते हैं। बिल्कुल। तो ये दो अलग अलग टाइम जोन्स का क्लैश है जो एक ही घर के अंदर हो रहा है। हाँ, मैं समझ रही हूँ। जब दादी स्वेटर बुन रही थी तो वो उस ठहरे हुए स्लो टाइम में थी, और जब पोता जल्दी से थैंक्स बोलकर दरवाजे से बाहर भागता है तो वो अनजाने में उस स्लो टाइम की अहमियत को क्रैश कर देता है। तो इसका प्रैक्टिकल समाधान क्या है? हम युवाओं से ये तो नहीं कह सकते कि वो अपने सारे काम छोड़कर अपनी रफ्तार रोककर पूरी तरह से सन्यासी बन जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करना तो संभव ही नहीं है। तो आज की इस हाई प्रेशर जिंदगी में युवा ऐसा क्या कर सकते हैं कि बुजुर्गों के इस भाव को सही मान्यता मिल सके? क्या इसका कोई मिडिल ग्राउंड है? इसका समाधान बहुत ही छोटे लेकिन साइकोलॉजिकली इम्पैक्टफुल एक्शंस में छिपा है। इसे हम वैलिडेशन ऑफ प्रेजेंस कहते हैं। वैलिडेशन ऑफ प्रेजेंस? हाँ, बुजुर्ग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उनकी तरह धीमे हो जाएं या अपनी एम्बिशंस छोड़ दें। वे बस ये चाहते हैं कि आप उनके होने को, उनके अस्तित्व को वैलिडेट करें। इस वैलिडेशन को अगर हम रोजमर्रा के एक्शंस में ट्रांसलेट करें तो वो कैसे दिखेगा? जो युवा हमें सुन रहे हैं वो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? बहुत ही साधारण तरीकों से। जैसे जब कोई बुजुर्ग आपको कोई उपहार दे, चाहे वो 10 रुपए का नोट ही क्यों ना हो, तो उसे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट ना करें। मतलब बस लेके जेब में ना रख लें। हाँ, आप अपने रफ्तार वाले जोन से सिर्फ 1 मिनट के लिए बाहर आएं, उस चीज को स्वीकार करते समय एक्साइटमेंट दिखाएं। हाँ, जैसे उस 500 रुपए के नोट को सिर्फ वॉलेट में रखने के बजाय उस मोमेंट को एक्नॉलेज करना। ये कहना कि दादी ये मेरा लकी चार्म है, इसे मैं अपने सबसे जरूरी इंटरव्यू वाले दिन इस्तेमाल करूंगा। हाँ, बिल्कुल। जब आप ऐसा कहते हैं तो आपने क्या किया? आपने उनके उस 1 महीने के समय को, उनके उस भाव को एक भारी वैलिडेशन दे दिया। आपने उनके झूठे बेरों को राम की तरह स्वीकार किया। एग्जैक्टली। इसके अलावा एक बहुत ही पावरफुल टूल है अनडिवाइडेड अटेंशन, यानी बिना बंटे हुए पूरा ध्यान देना। जी। आज के दौर में जहां हमारी अटेंशन लगातार स्क्रीन्स पर है, अपना फोन साइड में रखकर सिर्फ 10 मिनट किसी बुजुर्ग के पास बैठ जाना आधुनिक समय का सबसे बड़ा बलिदान या भेंट है। और शायद कभी-कभी हमें उनकी बातें सिर्फ इसलिए सुननी चाहिए ताकि उन्हें लगे कि वे सुने जा रहे हैं, न कि इसलिए कि हमें उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एकदम सही कहा आपने। आपको कोई सल्यूशन नहीं देना है। जब आप उनकी वो पुरानी कहानी सुनते हैं जो आप शायद 10 बार पहले भी सुन चुके हैं, तो आप कहानी नहीं सुन रहे होते। तो हम क्या कर रहे होते हैं? आप दरअसल उनकी छिन गई एजेंसी उन्हें वापस लौटा रहे होते हैं। आप उन्हें ये मैसेज दे रहे होते हैं कि उनकी बैटरी अभी भी पूरे घर के नेटवर्क को बांधे हुए है। वाकई, अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा के डॉट्स को कनेक्ट करें तो हमारे सामने एक बहुत ही क्लियर और पावरफुल पिक्चर उभर कर आती है। हाँ, बिल्कुल आती है। समाज चाहे कितनी भी तकनीकी तरक्की कर ले, कितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर ले, इंसान की जो अल्टीमेट वैल्यू है वो इस बात से तय नहीं होती कि वो सिस्टम में कितना आउटपुट जनरेट कर रहा है। सही बात है। उसकी वैल्यू इस बात में है कि वो अपने रिश्तों में, अपने आसपास के लोगों के जीवन में क्या भाव लेकर आ रहा है। शबरी के काढ़े बुहारना और बेर चुनना हो, या आज की दादी का अपनी तकलीफ भूलकर स्वेटर बुनना, ये सब इस बात के गहरे रिमाइंडर हैं कि जब इंसान की फिजिकल और इकोनॉमिक पावर कम हो जाती है ना, हाँ, तब भी उसका इंटेंशन, उसका निस्वार्थ प्रेम दुनिया की किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा मजबूत और स्थायी होता है। ये एक ऐसी करेंसी है जो कभी डेप्रिशिएट नहीं होती। ये डीप डाइव वाकई कई चीजों को एक नया और काफी गहरे नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। मुझे लगता है कि अगर हम आज से ही अपने घरों में बुजुर्गों के इन छोटे छोटे जेस्चर्स में छिपी हुई उस गहरी एजेंसी और उनके उस लो लव को समझना शुरू कर दें तो हमारे घरों का पूरा डायनामिक बदल सकता है। और इसका सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा ना खुद उस युवा पीढ़ी को होगा जो आज भाग रही है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि अगर हम आज ये मान लें और इस बात को अपनी जिंदगी में उतार लें कि हमारी असली कीमत सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी तक सीमित नहीं है,
तो भविष्य में जब हम खुद उस उम्र में पहुंचेंगे, जब हमारे अपने हाथ कांपेंगे या हमारी क्षमताएं कम होंगी, बिल्कुल, तब हमें उस इनविजिबल या अदृश्य हो जाने के खौफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें पता होगा कि हमारा भाव ही हमारी असली पहचान है। ये एक ऐसा विचार है जो हमारे खुद के एजिंग प्रोसेस के डर को जड़ से खत्म कर सकता है। अगर हम आज इंसानों को सिर्फ एक यूटिलिटी टूल की तरह देखना बंद कर दें, तो हम पाएंगे कि इंसान के अंदर का जो असली नेटवर्क है वो कभी डिस्चार्ज नहीं होता। बिल्कुल सही। जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनके लिए सोचने का एक बेहतरीन विषय है। अगली बार जब घर के कोई बुजुर्ग आपको कुछ दें या बस आपके पास आकर बैठना चाहें, तो उस पल के पीछे के मैकेनिज्म को जरूर याद रखिएगा। हाँ, वो आपको कोई साधारण चीज नहीं बल्कि अपना समय और अपना सबसे पवित्र भाव दे रहे हैं, जिसकी दुनिया में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। हम चाहेंगे कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वे इस विषय पर अपनी भावनाएं और अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आप हमारी इस चर्चा से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ और खास तौर पर घर के बुजुर्गों के साथ शेयर करें। और हमारी अगली गहन चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहें। आज के इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।